नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल पैनिक चैनल पर आपका स्वागत है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जरूरी है एक निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका। और भारत एक संघीय देश है, इसलिए यहाँ पर केंद्र और राज्य में शक्तियाँ अलग अलग बटी हुई हैं। और शक्तियाँ बटी होने के कारण या अलग अलग शक्तियाँ होने के कारण कई बार ऐसा संभव होता है कि केंद्र और राज्यों में या राज्यों का दूसरे राज्यों के साथ में विवाद हो सकता है। और उस विवाद को सुलझाने के लिए या फिर जो हमारे संविधान के अंदर जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं नागरिकों को, उन अधिकारों को की रक्षा करने के लिए, उन अधिकारों का संरक्षण करने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता होती है। इसलिए आज हमारा टॉपिक है स्वतंत्र न्यायपालिका या सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय का हमारे संविधान में पार्ट 5 में आर्टिकल 124 से 147 तक प्रावधान किया गया है। पहले हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की आवश्यकता क्यों हुई। केंद्र का राज्यों के साथ में या किसी एक राज्य का किसी दूसरे राज्य के साथ में कोई विवाद होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको सुलझाता है। ठीक है। उसके बाद में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक, संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं नागरिकों को, अगर किसी नागरिक के साथ में उनके जो मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए अपील दायर कर सकता है। उसके बाद में है संविधान की व्याख्या करना। संविधान की व्याख्या करने का कार्य भी सुप्रीम कोर्ट का ही होता है। उसके बाद में संविधान का संरक्षक, संविधान का संरक्षक भी सुप्रीम कोर्ट माना जाता है, क्योंकि कार्यपालिका या विधान पालिका अगर कोई कानून ऐसा बनाती है जो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है तो उसको सुप्रीम कोर्ट उस कानून को रद्द कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट की आवश्यकता के बाद में हम देखते हैं कि भारत में कैसी न्याय व्यवस्था है। तो इसमें लिखा गया है कि भारत में न्याय व्यवस्था कैसी है, इकहरी न्याय व्यवस्था। ठीक है। जैसे इसमें लिखा गया है कि नंबर 1 पे आपका है सर्वोच्च न्यायालय, नंबर 2 पे है आपके नंबर 2 पे है राज्यों के उच्च न्यायालय और नंबर 3 पे है जिला स्तर पर न्यायालय। ये एक तरह से पिरामिड की तरह जो हमारी व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था पिरामिड की तरह है। सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, उसके नीचे राज्यों के उच्च न्यायालय और सबसे नीचे जिला स्तर पर जो न्यायालय है वो। ठीक है। लेकिन अमेरिका में है दोहरी न्याय व्यवस्था। उसमें केंद्र के लिए अलग न्यायालय होता है, केंद्र के जो संविधान है उसकी व्याख्या करने के लिए अलग है, और राज्यों के जो संविधान है उनकी व्याख्या करने के लिए अलग न्याय व्यवस्था है। अब देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जब 1935 में द्वैत शासन लागू हुआ था इंडिया के अंदर। ठीक है। तो उसमें स्थापना की गई थी 1935 में संघीय न्यायालय की। ठीक है। राज्यों और केंद्र के जो विवाद थे उनको सुलझाने के लिए। ठीक है। उसके बाद में जब हमारा देश 1947 में आजाद हो गया था तो उसके बाद में फिर 26 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जो कि संघीय न्यायालय को ही चेंज करके सर्वोच्च न्यायालय बना दिया गया था और इसलिए खत्म हो गया था उसमें। ठीक है। हम देखेंगे रचना। आर्टिकल 124 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट की रचना की गई है, उसमें प्रोविजन किया गया है। न्यायाधीशों जो संख्या है वो समय समय पर संशोधन करके बढ़ाई जाती रही है आवश्यकता के अनुसार। ठीक है। तो सबसे पहले 1950 में जब सुप्रीम कोर्ट की स्टार्टिंग में जो स्थापना की गई थी उसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे, टोटल 8 थे। उसके बाद में 1957 में 1+10 टोटल 11 हो गए। 1960 में एक न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश प्लस में 13 अन्य न्यायाधीश, टोटल 14 हो गए थे। 1977 में एक मुख्य न्यायाधीश, 17 अन्य न्यायाधीश, टोटल 18। और ऐसे ही 1986 में टोटल 26 और 2008 में टोटल 31 और अब वर्तमान में टोटल है 34। और जो आज के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो हैं श्री शरद अरविंद बोबडे। ठीक है। और उन्होंने अपना कार्यकाल 18 नवंबर 2019 से लेके वे रहेंगे अभी 23 अप्रैल 2021 तक इस पद पर रहेंगे। ठीक है। उसके बाद में फिर वरिष्ठता के आधार पर दूसरे जो न्यायाधीश हैं वो CJI हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की रचना और न्यायाधीशों की संख्या के बाद में हम देखते हैं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे की जाती है। संविधान के अनुसार आर्टिकल 124 में मेंशन किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। लेकिन ऐसा व्यवहार में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि
राष्ट्रपति अपनी मर्जी से मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं कर सकता है। ठीक है, उसके लिए वो उस पर पाबंदियां हैं या एक तरह से वो प्रतिबद्ध है जो मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट का, उसकी सलाह मानने के लिए। और जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं वे अपने से जो अलग 4 जो वरिष्ठ न्यायाधीश हैं उनकी सलाह लेंगे और उसके बाद में किसी नाम को रिकमेंड करेंगे, तब जाकर राष्ट्रपति उस नाम को आगे बढ़ाएगा और उस व्यक्ति की न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति करेगा। ठीक है, तो कैसे होता है नियुक्ति के बारे में देखते हैं कि जो सीजेआई है, सुप्रीम कोर्ट के जो सीजेआई हैं वो अपने से अलग 4 वरिष्ठ न्यायाधीश की सलाह लेंगे। ठीक है, और उनकी सलाह लेने के अनुसार जो उनका नाम की जो सिफारिश करना चाहते हैं, जिस नाम पर वे सभी एग्री हुए हैं, उस नाम को आगे बढ़ाएंगे, उस नाम की सिफारिश करेंगे राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति फिर उस न्यायाधीश की सलाह के अनुसार, उन न्यायाधीशों की सलाह के अनुसार उस न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। ठीक है, इसमें ये ध्यान देने की बात है कि अगर सीजेआई इनसे सलाह नहीं लेते हैं और फिर किसी नाम की सिफारिश करते हैं, सीधे यहाँ सिफारिश करते हैं, तो राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति उसको नाम को मानने के लिए बाध्य नहीं है। सीजेआई को यहाँ इन 4 वरिष्ठ जो न्यायाधीश हैं उनकी सलाह लेना जरूरी है। अगर इनमें से वो सिर्फ 2 की सलाह लेता है, या कह सकते हैं कि सीजेआई जिस व्यक्ति को चाहता है, जिस न्यायाधीश को चाहता है नियुक्त करना, अगर इन 4 में से सिर्फ 2 ही उसके नाम के साथ हैं, 2 मना कर रहे हैं, तो भी राष्ट्रपति बाध्य नहीं है उसे नियुक्त करने के लिए। ठीक है, जरूरी है कि सीजेआई जिस नाम को आगे बढ़ाए उस पर नाम पर 4 के जो वरिष्ठ न्यायाधीश हैं वो भी एग्री हों। ठीक है, इस सारे सिस्टम को, जो नियुक्ति का जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को कहा जाता है कॉलेजियम। ठीक है, वैसे समय समय पर कई बार इस प्रक्रिया में चेंज हुए हैं और भी कई प्रक्रिया बीच में अपनाई गई हैं, लेकिन जो कॉलेजियम की प्रक्रिया है वो यूज आज भी की जाती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में हम देख चुके हैं। अभी देखना है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए उनकी योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वालिफिकेशंस, न्यायाधीशों की योग्यताएं क्या क्या है। आर्टिकल 124 सब पार्ट 3 के अनुसार, ठीक है, आर्टिकल 124 में सब पार्ट 3 में न्यायाधीशों की योग्यता के बारे में मेंशन किया गया है। ठीक है, सबसे पहला है कि न्यायाधीश भारत का नागरिक होना चाहिए। ओके, दूसरा है उच्च न्यायालय में 5 वर्ष का न्यायाधीश पद का अनुभव। किसी भी उच्च न्यायालय में या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में, हाई कोर्ट्स में टोटल मिला के कम से कम 5 साल का किसी भी न्यायाधीश पद पर उन्होंने कार्य किया हो। ठीक है, या अगर ऐसा नहीं है तो किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक वकील पद का अनुभव। ठीक है, किसी भी उच्च न्यायालय में कम से कम एक या एक से ज्यादा उच्च न्यायालय में भी काम किया हो तो भी कोई बात नहीं, कम से कम 10 वर्ष का टोटल मिलाकर होना चाहिए उनका अनुभव किसी भी एडवोकेट पद का। ठीक है, या फिर अगर ये भी नहीं है तो ये होना चाहिए राष्ट्रपति की दृष्टि में प्रसिद्ध विधिवेता हो। ठीक है, राष्ट्रपति की नजर में एक अच्छा प्रसिद्ध विधिवेता होना चाहिए, कानून का जानकार होना चाहिए। योग्यताएं देखने के बाद में अब हम देखते हैं कि न्यायाधीशों की सैलरी कितनी होती है और उनका कार्यकाल कितना होता है। सबसे पहला है जो हमारे सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस, उनकी सैलरी होती है 2,80,000 रुपए प्रति महीना। निःशुल्क निवास स्थान मिलता है साथ में, और अन्य भत्ते भी होते हैं उनके। उसके बाद में है अन्य न्यायाधीश, जो सीजीआई से अलग जितने भी न्यायाधीश काम करते हैं उनकी 2,50,000 रुपए प्रति महीना, और उनको भी निःशुल्क निवास स्थान मिलता है। उसके बाद में फिर है आपका कार्यकाल। जो न्यायाधीश हमारे सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश हैं उनका अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक वो अपने पद पर रह सकते हैं। ठीक है, हमारे संविधान में न्यूनतम आयु या फिर जो पदावधि है उसके बारे में संविधान में मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन जो आपकी जो अधिकतम आयु है उसके बारे में, या जो अवकाश प्राप्ति की जो आयु है, की रिटायरमेंट की जो एज है, उसको आपकी जो संसद है वो घटा बढ़ा सकती है, वो उसको अधिकार है। लेकिन संविधान में न्यूनतम आयु का और पदावधि उसके बारे में कोई मेंशन नहीं किया गया है। और अब हम देखते हैं न्यायाधीशों के अब महाभियोग के बारे में। महाभियोग मतलब न्यायाधीशों को अपने पद, उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है और कब हटाया जाता है महाभियोग। ठीक है, आर्टिकल 124 के सब पार्ट 4 में इसका
मेंशन किया गया है, इसका प्रोविजन किया गया है महाभियोग का। इसका मतलब है कि न्यायाधीशों को उनके पद से मुक्त करना। सबसे पहले जब कभी ये लगता है कि किसी न्यायाधीश ने कुछ गलत काम किया है, कोई गलत व्यवहार किया है, तो उस पे या तो लोकसभा में अगर प्रस्ताव पेश किया जाएगा तो कम से कम 100 सदस्य होने चाहिए। 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होने के बाद में ही प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। और किसको पेश किया जाएगा? अध्यक्ष को दिया जाएगा प्रस्ताव। और अगर लोकसभा में नहीं है तो राज्यसभा में स्टार्ट होता है महाभियोग की प्रक्रिया। राज्यसभा में 50 सदस्य ही, ठीक है, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ कम होती है, इसलिए राज्यसभा के 50 सदस्य ही अपने सभापति को प्रस्ताव पेश करेंगे। और अध्यक्ष या सभापति इनमें से जिसको भी ये पेश किया जाएगा, वहां से ये चला जाएगा एक समिति को। ये 3 सदस्यीय समिति होती है, इसमें 3 सदस्य होते हैं। 2 वरिष्ठ न्यायाधीश, जो सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ न्यायाधीश उस समिति में होते हैं, और एक प्रसिद्ध विधिवेत्ता है, वो जांच करती है इसकी। अगर उनका जांच में साबित होता है उसका जो गलत व्यवहार, तो उसके बाद में प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से वो प्रस्ताव पास करना होगा। समिति हाँ कर देगी, उसके बाद में जो आपके प्रत्येक सदन है, जैसे लोकसभा है या राज्यसभा, ठीक है, दोनों सदनों में विशेष बहुमत के साथ में प्रस्ताव पास करना होगा। विशेष बहुमत है, उसके अंदर एक तो होता है कि कुल सदस्यों की संख्या का बहुमत, ठीक है। दूसरा, उसके साथ में जो उपस्थित हैं और वोट कर रहे हैं उनका 2/3 भाग। ये तो दोनों चीजें उस कंडीशन उसमें पूरी होंगी, तब जाकर विशेष बहुमत बनेगा और वो प्रस्ताव पास करना होगा। उसके बाद में फिर नेक्स्ट दोनों सदनों में पास होने के बाद में आता है राष्ट्रपति के पास में प्रस्ताव। राष्ट्रपति अगर उस पर हाँ करते हैं, उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं, तो महाभियोग की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। और उसके बाद में फिर जो संबंधित जो न्यायाधीश हैं उनको पद से मुक्त कर दिया जाता है। ये था आपका न्यायाधीशों के पद से हटाने की प्रक्रिया, जिसको कि महाभियोग कहा जाता है। और आर्टिकल 124 के सब पार्ट 4 में इसको मेंशन किया गया है। जो आपके न्यायाधीश हैं वो अवकाश प्राप्ति के बाद में क्या काम कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे संविधान के अंदर ये मेंशन किया गया है कि जो न्यायाधीश हैं वो सेवानिवृत्ति या अवकाश प्राप्ति के बाद में किसी भी न्यायालय के अंदर वकालत नहीं कर सकते। प्रतिबंध क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने पहले न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हुआ होता है, उसके बहुत से सहयोगी होते हैं न्यायाधीश, इसलिए वो उनसे जो व्यवहार उससे प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए उनके जो वकालत करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन वकालत पर प्रतिबंध तो है, लेकिन उसके साथ में कुछ और अन्य कार्य भी वो कर सकते हैं। उसको छोड़कर वकालत को अन्य कार्य हैं जो वो कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कोई विशेष कार्य है। अगर सरकार उनको कोई विशेष कार्य देना चाहे तो दे सकती है, वो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो कर सकते हैं। उसके बाद में किसी आयोग का सदस्य होना, जैसे मानव अधिकार आयोग है, कोई जांच आयोग है, कोई समिति बनाई गई है तो जांच करने के लिए, तो उसमें उनको सदस्य बनाया जा सकता है, उनको ये काम दिया जा सकता है, वो कर सकते हैं। उसके बाद में है किसी देश में राजदूत पद पर कार्य, उनको राजदूत के पद पर अन्य किसी देश में कार्य करने के लिए भी भेजा जा सकता है। और लास्ट में है अन्य किसी पद पर नियुक्ति, उनको वकालत को छोड़कर अन्य कोई भी पद हो उन पर उनको नियुक्ति दी जा सकती है, वो कार्य कर सकते हैं। तो ये था सबसे पहला कि सेवानिवृत्ति के बाद में वकालत प्रतिबंध क्यों होता है, आप जान चुके हैं कि वो अपने जो उनके सहयोगी हैं न्यायाधीश उनको प्रभावित ना कर सकें। और लास्ट में हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार या उनके कार्य कौन कौन से हैं। ओके, तो सबसे पहले है उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार या कार्य। सबसे पहला है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार 2 प्रकार का है। इसमें हम देखते हैं कि जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब होता है कि जो विवाद या झगड़े, जो केस सीधे सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए जा सकते हैं। प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार, एकमेव का मतलब होता है कि जो केस सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही दाखिल किए जा सकते हैं, उनके बारे में सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में ही हो सकती है। कौन से ऐसे केस होते हैं जिनमें केंद्र, ऐसे केस होते हैं जैसे केंद्र वर्सेस स्टेट और स्टेट वर्सेस स्टेट, या फिर तीसरा है केंद्र
राज्य वर्सेस अन्य राज्य। तो इस तरह का कोई अगर केस आता है जिसमें कि एक पार्टी केंद्र होता है और किसी राज्य के बीच में उसमें विवाद होता है, दूसरा है स्टेट का किसी अन्य स्टेट के साथ में विवाद होता है, या फिर कई स्टेटों का किसी एक स्टेट के साथ विवाद होता है, या फिर केंद्र या राज्य एक पार्टी होते हैं और उनका किसी अन्य राज्य के साथ में विवाद होता है। तो ये जो होते हैं सारे, ये तीनों ये एक में क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या होता है? इसमें है समवर्ती मतलब क्या होता है समवर्ती का, कि ऐसे विवाद या ऐसे केस जो कि सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल हो सकते हैं और हाई कोर्ट भी उनकी सुनवाई कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट 32 आर्टिकल के अकॉर्डिंग उसमें केस दाखिल होगा और हाई कोर्ट में 226 आर्टिकल के अकॉर्डिंग, और दोनों सुनवाई इसमें कर सकते हैं आपकी। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के बाद आता है अपीलीय क्षेत्राधिकार। ठीक है, और अपीलीय क्षेत्राधिकार के लगभग 4 पार्ट हैं, वो हम एक एक करके देखते हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, एक एक करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है, एक तो अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब क्या होता है? अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब ये होता है कि ऐसे केस विवाद जिनका आरंभ निचले न्यायालय में होता है, जिनका आरंभ निचले न्यायालय में होता है, जिसका स्तर पे न्यायालय है उसमें उसका प्रारंभ होता है, या फिर जो उच्च न्यायालय है उसमें प्रारंभ होता है। जो निचले जो न्यायालय हैं उनका जो निर्णय आया है किसी केस का, उस निर्णय के विरुद्ध हम सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं तो उसे अपीलीय क्षेत्राधिकार कहा जाता है। सबसे पहला है संवैधानिक क्षेत्राधिकार। संवैधानिक क्षेत्राधिकार मतलब है जिसमें हाई कोर्ट को ये लगता है कि ये जो कोई विशेष केस है उसके अंदर संविधान की व्याख्या कोई प्रश्न है, उसमें कोई ऐसा कंफ्यूजन है जिससे कि वो केस अच्छी तरह क्लियर नहीं हो पा रहा है, और उसमें कोई अच्छा व्याख्या करने का उसमें अगर जरूरत होती है संविधान की व्याख्या करने की, तो वो केस जाता है सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया जाता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट उसे अपने पास से खुद मंगा भी सकता है। ये था आपका संवैधानिक व्याख्या का प्रश्न। ठीक है, आर्टिकल 132 के अकॉर्डिंग ये प्रोविजन होता है। ओके, उसके बाद है दीवानी या सिविल जो केस होते हैं। सिविल दीवानी केस कौन से होते हैं? जिनमें किसी व्यक्ति को आर्थिक नुकसान होता है। अगर किसी व्यक्ति के कारण किसी दूसरे व्यक्ति को आर्थिक नुकसान हुआ है तो उसे कहा जाता है दीवानी केस या सिविल केस, और ये होता है आर्टिकल 133 के अकॉर्डिंग। ऐसे केस भी जो आरंभ निचले न्यायालय में हुए थे, लेकिन वहां पर उनका जो निर्णय आया है उसके खिलाफ में जो पीड़ित व्यक्ति है या जो फैसले के विरुद्ध कोई उसमें जो व्यक्ति है वो जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद में है फौजदारी। फौजदारी मतलब क्रिमिनल केस। ठीक है, जैसे चोरी, डकैती और हत्या के जो केस होते हैं, इस तरह के जो केस हैं वो फौजदारी केस बोले जाते हैं। ऐसे फौजदारी केस जो आरंभ तो निचले न्यायालय में हुए थे, वो जो उसमें निर्णय आया उसके विरुद्ध वो वे व्यक्ति या जो समूह है वो उच्च न्यायालय में जाता है, तो ये आर्टिकल 134 के अकॉर्डिंग होता है। इसमें ये कंडीशन जरूरी है कि जो फौजदारी केस है जिसमें मृत्युदंड दिया गया है उसके विरुद्ध वहां पर सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की जा सकती है। और सबसे बाद में है विशिष्ट। ठीक है, विशेष प्रकार के जो केसेस हैं, जैसे जो साधारण कानून है, जो साधारण केस हैं, उनसे अलग कोई केस होता है तो उसकी अपील भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जा सकती है। लेकिन इसमें एक अपवाद है। वो क्या अपवाद है? सैनिक है जिसके विरुद्ध ऐसा केस आया है, ऐसा निर्णय आया है, वो सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर नहीं कर सकते। अपीलीय क्षेत्राधिकार के बाद में उसमें आता है परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। ठीक है, और अभिलेख न्यायालय, और तीसरा है अपने निर्णय के पुनरीक्षण का अधिकार। ठीक है, परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार आर्टिकल 143 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि राष्ट्रपति किसी प्रश्न पर, किसी विवाद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। ठीक, और उसमें सलाह को मानना राष्ट्रपति के लिए बाध्य नहीं होता है। राष्ट्रपति उस सलाह को माने या ना माने। और उसके बाद में आता है अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय आर्टिकल 129 इसमें इसका प्रोविजन किया गया है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस का निर्णय होता है
उन निर्णयों को एक तरह से रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है, और कभी भी अगर आगे भविष्य में ऐसा महसूस होता है या उसी प्रकृति का कोई अन्य केस आया है तो उस केस पर को उसी निर्णय के अनुसार ही उसका निर्णय दिया जा सकता है। और सभी कार्यवाहियां सुप्रीम कोर्ट की और निर्णय प्रमाण रखे जाते हैं, ठीक है। और ये सभी एक तरह से न्याय दृष्टांत के रूप में यूज किए जा सकते हैं। उसी प्रकृति का कोई केस आता है तो न्याय दृष्टांत के रूप में वो जो निर्णय है पिछला वो देखा जा सकता है। और सबसे लास्ट में आता है अपने निर्णय के पुनरीक्षण का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट कभी भी जो किसी विवाद का, किसी केस का कोई निर्णय देता है, कोई फैसला सुनाता है, तो उसके बाद में अगर बाद में आने वाले समय में अपने वो निर्णय को बदल भी सकता है, चेंज भी कर सकता है। ऐसा हुआ भी है कई केसों की, जो केसेस हुए हैं पहले, ठीक है, उनमें ऐसा हुआ भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना पिछला जो निर्णय है उसको चेंज भी किया है। लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है कि जो पिछले निर्णय लिया गया है वो निर्णय चेंज करना है तो पिछले वाले से बड़ी बेंच होनी चाहिए हमारी, ठीक है। जितने सदस्य पिछले बेंच में थे उससे ज्यादा सदस्य होंगे, तभी हम पिछले जो निर्णय है उसको खारिज करके नया निर्णय अप्लाई कर सकते हैं। और राष्ट्रपति के या उपराष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं उनसे संबंधित कोई विवाद होता है तो उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में ही की जा सकती है, ठीक है। उसके बाद में है संविधान का संरक्षक। जब कभी कार्यपालिका या विधान पालिका अपनी हदें पार करके कोई ऐसा अनुचित कार्य या ऐसा अनुचित कानून बनाती है जो कि संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है, ऐसे कानूनों को या सर्वोच्च न्यायालय है ऐसे कानूनों को रद्द कर सकता है। आज हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। अगर किसी विद्यार्थी को कोई भी कंफ्यूजन रहता है तो वो कमेंट्स करके बता सकता है। आप इस वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। थैंक यू।